स्वागत है आप सभी का। मैं हिम्मत वैष्णव और पॉलिटी की सीरीज में आज अपन वित्त आयोग के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, देखो ये वित्त आयोग क्या है, इसके संदर्भ में पहले समझना अपन को जरूरी है। देखो, केंद्र और राज्य स्टेट के मध्य जो भी मुद्दे होते हैं, विवाद होते हैं, ठीक है, उसको अपन संघीय विवाद कहते हैं या संघीय मुद्दे कहते हैं। ठीक है, ये संघीय मुद्दे और विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय सॉल्व करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का इस संबंध में, संघीय मुद्दों के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार होता है। मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो संघीय मुद्दे हैं अन्य किसी क्षेत्राधिकार होता है, अर्थात ये जो संघीय मुद्दे हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसी भी न्यायालय में सॉल्यूशन के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, अर्थात इन पर जो निर्णय होगा वो सर्वोच्च न्यायालय ही देगा इस संघीय मुद्दों के संबंध में, विवाद के संदर्भ में। अब यहां पर अगर केंद्र और स्टेट के मध्य ये जो विवाद है, ये मुद्दा है, वित्तीय संबंध में है, अर्थात ये जो मुद्दे हैं या विवाद वित्तीय है, फाइनेंशियली है, तो देखो ये सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसे मुद्दे, वित्तीय मुद्दे केंद्र या स्टेट के संबंध में है तो ये वित्त आयोग में जाएंगे। अर्थात वित्त आयोग को क्यों बनाया अपन ने कि जो फाइनेंशियली इशू है, जो केंद्र और राज्य के मध्य, उनको सॉल्व करने के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए अपन ने क्या बनाया, वित्त आयोग बनाया। ठीक है, अब देखो अपने जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के संबंध में चर्चा की गई है। ठीक है, क्या चर्चा की गई है वित्त आयोग के संदर्भ में, वो देखते हैं। अपने भारत का संविधान ये कहता है कि जब अपना संविधान लागू हो जाएगा, ठीक है, अपना जिस दिनांक से अपना संविधान लागू होगा उससे 2 वर्ष के अंदर अपन को क्या करना, देखो आर्टिकल 280 में क्या कह रखा है कि जब अपना संविधान जिस दिनांक से, जिस डेट से लागू होगा उसके 2 वर्ष के अंदर राष्ट्रपति को क्या ना, राष्ट्रपति को फाइनेंस कमीशन अर्थात वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा, गठन करेगा 2 वर्ष के अंदर। है, जब संविधान लागू हो जाएगा उसके 2 वर्ष के अंदर राष्ट्रपति क्या करेंगे, फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक ये चीज बताना चाहता हूं कि जो वित्त आयोग है वो अपना कोई एक स्थायी संस्था नहीं है, ये स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि जब देखो इस फाइनेंस कमीशन का काम होगा जब इसको स्थापित किया जाएगा, और जब इसका काम खत्म हो जाएगा तब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा। अर्थात राष्ट्रपति इसका जब गठन करते हैं तो उसी के साथ ये कितने समय के लिए होगा वो भी डिस्क्राइब करते हैं, कितने समय के लिए कार्य करेगा वित्त आयोग। ठीक है, उसके बाद ये वित्त आयोग खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये कहा कि अपने संविधान में लिख रखा है कि जब अपना संविधान लागू होगा, जिस दिनांक से लागू होगा उसके 2 वर्ष के अंदर अंदर राष्ट्रपति क्या करेंगे, एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। यह पहली बार वित्त आयोग का गठन कब होगा उस संदर्भ में है ना, पहली बार कब किया जाएगा वित्त आयोग का गठन उस संदर्भ में। फिर उसके बाद भी तो वित्त आयोग का गठन होता रहेगा क्योंकि ये पहली बार होगा, फिर ये राष्ट्रपति बताएगा कितने समय के लिए होगा, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर अब अगली बार वित्त आयोग का गठन कब होगा तो उस संदर्भ में कह रखा है कि प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता होने पर
पर राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट इसका गठन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक, फिर पहली बार हो गया ये 2 वर्ष के अंदर एक बार वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये डेट जब संविधान लागू हुआ था अपना 26 नवंबर 1949 के पश्चात, ठीक है, 26 नवंबर 1949 के बाद अपना जो संविधान लागू हुआ उसके 2 साल के अंदर अंदर राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। फिर प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और बीच में जब कभी भी आवश्यकता हो, अपन को कोई सलाह लेनी हो वित्त आयोग से, तब इसका गठन किया जा सकता है बीच में भी। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, 5 वर्ष के अंदर ही फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा। ये लिखा हुआ है अपने संविधान के आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 में इसकी संरचना के बारे में भी बताया गया है कि वित्त आयोग जो होगा उसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। इस संदर्भ में बात करी गई है कि एक अध्यक्ष और 4 इसके सदस्य होंगे। ये चीज समझ में आई। अब देखो आगे इस पे बात करेंगे कि अध्यक्ष की जो योग्यता क्या होनी चाहिए, सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए। उससे पहले अपन को ये देखना होगा कि जो अपना वित्त आयोग है वो कार्य क्या करता है। ठीक है, वित्त आयोग के कार्य देख लेते हैं। तो अपना जो वित्त आयोग है उसके क्या कर देख रहे हैं अपन, कार्य देख रहे हैं, ये क्या कार्य करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो केंद्र और स्टेट के मध्य जो केंद्र के कर हैं, करों का बंटवारा कैसे होगा, बंटवारा कैसे होगा। अब मैं ये जो बोल रहा हूं आपको शायद समझ में नहीं आएगा, इसको समझते हैं। देखो पहले ये केंद्र है अपना, मतलब अपना भारत देश है, और ये कोई स्टेट है, मान लो कोई सा भी स्टेट, ऐसे ऐसे सारे स्टेट है, 28 स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट है, ये केंद्र है अपना। अब देखो जो स्टेट होगा, ठीक है, उसमें से कुछ टैक्स होगा वो स्टेट ही वसूलेगा, है ना, स्टेट सेल्फ वसूल करेगा। ठीक है, और वो स्टेट उस टैक्स को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा, अपने विकास के लिए प्रयोग करेगा। फिर एक बड़ा भाग स्टेट का, है ना, वो केंद्र वसूलेगा। ये टैक्स किसने वसूल करा, केंद्र ने। अर्थात मैं ये कहूं कि जो केंद्र का टैक्स होगा वो स्टेट से कहीं गुना अधिक होगा, है ना। अब देखो ये जो स्टेट ने टैक्स वसूला था वो अपने डेवलपमेंट पे लगा दिया। अब उसको पैसे और जरूरत होगी, तब केंद्र का बहुत सारा पैसा इकट्ठा है केंद्र के पास, जो केंद्र ने टैक्स के रूप में कलेक्ट करा। ठीक है, वो पैसा स्टेटों में बांटेगा। मान लो ये केंद्र का टैक्स कलेक्शन है, ठीक है, अब इसको स्टेट को बांटना, सारे स्टेट को, 28 स्टेट को बांटेगा ये। तो 28 स्टेट को किस प्रकार बांटेगा, ऐसा था नहीं कि अपनी इच्छा से किसी स्टेट को ज्यादा किसी को कम दे दे, ऐसा नहीं है। तो इस संबंध में जो सलाह है वो वित्त आयोग देगा कि ये पैसा कैसे बटेगा, केंद्र का जो कर है वो किस प्रकार स्टेट में बटेगा, इस संबंध में सलाह देता है वित्त आयोग। ठीक है, दूसरा कार्य, ये चीज समझ में आई ना कि किस प्रकार केंद्र का जो कर है वो स्टेट में बंटवारा होगा, स्टेट को बांटा जाएगा, उस संबंध में ये निर्णय देता है, इस संबंध में ये सलाह देता है। ठीक है, अब दूसरा कार्य वित्त आयोग का, तो देखो ये जो केंद्र है ये स्टेट को अनुदान देता है। अनुदान का तात्पर्य अगर मैं सीधा कहूं तो दान देता है, जिसके एवज में स्टेट केंद्र को कुछ नहीं देता, है ना। ये एक तरह का दान है जो केंद्र स्टेट को देता है। देखो केंद्र का टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा था कि केंद्र का टैक्स कलेक्शन स्टेट से बहुत ज़्यादा है ना, और स्टेट का इतना कलेक्शन है नहीं अपना खुद का। तो स्टेट अपना जो कलेक्शन होता है
वो डेवलपमेंट पे, अपने जो नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उन पे खर्च कर देता है। जो उसके पश्चात स्टेट को अपना इंफ्रा डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए केंद्र से डिमांड करेगा अनुदान की। ठीक है, तो ये अनुदान किसको कितना मिलेगा, किस स्टेट को कितना में अनुदान मिलेगा, तो इस संबंध में सिद्धांत बनाते हैं। अनुदान का सिद्धांत कौन डिसाइड करता है? वित्त आयोग, कि किस प्रकार केंद्र स्टेट को अनुदान देगा। इस संबंध में सिद्धांत बनाता है कौन? अपना जो वित्त आयोग है वो। अब तीसरा कार्य टर्म्स ऑफ रेफरेंस। यहां पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग से सलाह लेता है। ठीक है, तीसरा कार्य क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस, अर्थात टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग से सलाह लेता है। किस संदर्भ में सलाह लेता है? तो ये देखो, भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में, मतलब भारत को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, है ना, सलाह लेता है राष्ट्रपति वित्त आयोग से। सुदृढ़ वित्तीय हित के लिए, भारत के सुदृढ़ वित्तीय हित में जो राष्ट्रपति सलाह लेता है उसको टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं, है ना। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस वित्त आयोग देता है। ठीक है, तीसरा इसका कार्य। चौथा देखो, जैसे अपने पास केंद्र का वित्त आयोग है, उसी प्रकार स्टेट का अपना वित्त आयोग होगा। ठीक है, अब स्टेट का वित्त आयोग क्या करेगा? इससे सलाह लेता है। किस संदर्भ में? कि जो स्टेट की जो संचित निधि है, ठीक है, स्टेट की संचित निधि सुदृढ़ हो, और जो नगर पालिका और पंचायत है वो सशक्त होकर काम करे, वो, है ना, सशक्त होकर काम करे। इस संदर्भ में वित्त आयोग है जो स्टेट के वित्त आयोग को सलाह देता है दो संदर्भ में, कि भाई संचित निधि है उसको सुदृढ़ करना। देखो, संचित निधि का तात्पर्य क्या होता है? एक तरह का अकाउंट है ये। ठीक है, एक तरह का अकाउंट है जिसमें बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है स्टेट का। इस संचित निधि को सुदृढ़ करने के लिए और नगर पालिका पंचायत को सशक्त करने के लिए वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र का वित्त आयोग स्टेट के वित्त आयोग को सलाह देता है। ये चार कार्य है मेन, मोटे मोटे, जो वित्त आयोग करता है। अब देखो, ये जो वित्त आयोग है, इसके सदस्य और अध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 280 बताता है कि इसका एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ठीक है, अब इन अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करने का कार्य है अपने राष्ट्रपति साहब का। और मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई वित्त आयोग है, स्थायी सदन नहीं है, स्थायी संस्था नहीं है। ठीक है, तो ये समय समय पर गठित की जाती है। इनका कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल भी कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति, है ना, कि कितने समय के लिए इसको गठित किया जाएगा, तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति डिसाइड करता है। और ये अध्यक्ष और जो सदस्य है इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है ना, अर्थात इनका कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात भी इनको वापस से नियुक्त किया जा सकता है।
अब किस व्यक्ति को, अर्थात अब देखो, अब किसको है जो अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, इस संबंध में अपना संविधान कुछ नहीं कहता। अपना संविधान संसद को कहता है कि जो ये अध्यक्ष हैं और इनके सदस्य, इनकी योग्यता क्या होगी, ये जो संसद डिसाइड करेगी। तो संसद ने बताया कि ये जो अध्यक्ष होगा, ये इसको सार्वजनिक मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए अध्यक्ष को। और सदस्यों की योग्यता बताई, सदस्यों के बारे में कहा। सबसे पहले सदस्य जो है वो या तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं तो एटलीस्ट उनके पास योग्यता होनी चाहिए कि उनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाया जा सके, है ना। उनके पास ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि उनको हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किया जा सके। दूसरा कि इनको लेखा व वित्त के संबंध में, लेखा और वित्त के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, लेखा और वित्त के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। फिर ये प्रशासनिक व वित्तीय मामलों के जानकार होने चाहिए। वित्तीय मामलों के जानकार होने चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के जानकार होने चाहिए। चौथा यह है कि इनको अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए अर्थशास्त्र का। यह है सदस्य की योग्यता। और अध्यक्ष की योग्यता क्या है कि सार्वजनिक मामलों का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अब देखो, ये जो अपना वित्त आयोग है वो जो सलाह देता है केंद्र को, ये केंद्र के लिए मानना बाध्यकारी नहीं होता है। अर्थात केंद्र इस सलाह को मान भी सकता है और केंद्र इस सलाह को डिनाई भी कर सकता है, अर्थात वो सलाह को मानने से इनकार भी कर सकता है।